हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। ये हम करेंगे डीसी मशीन के क्वेश्चन नंबर 176 से लेके 200 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एक्साइटर फॉर टर्बो जनरेटर इज अ डीसी डैश जनरेटर। अब तो किसने क्या बोला, टर्बो जनरेटर। ठीक है, टर्बो जनरेटर मतलब ये आपके बात कर रहा है अल्टरनेटर की। ठीक है, यानी एसी मशीन की बात कर रहा है। देखो अल्टरनेटर में क्या होता है, एक आपका स्टेटर होगा सिंपल, एक आपका रोटर होगा। ठीक है, अब इसमें देखो जो स्टेटर होता है ना, स्टेटर से हम लेते हैं आउटपुट अल्टरनेटर में। ठीक है, और रोटर में हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, वो भी कौन सी, डीसी। इसलिए रोटर में हम देते हैं एक्साइटेशन। ठीक है, एक्साइटेशन करते हैं, और एक्साइटेशन हम करते हैं डीसी सप्लाई से। ठीक है, तो ये जो एक्साइटेशन के लिए हम जो डीसी सप्लाई देते हैं, ये हम देते हैं डीसी शंट जनरेटर से। ठीक है, डीसी शंट जनरेटर से। यही इसने इस क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा जनरेटर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो या तो आप यूज़ कर सकते हो डीसी शंट जनरेटर। ठीक है, डीसी शंट जनरेटर, या फिर आप यूज़ कर सकते हो फ्लैट कंपाउंड। तो जो आपकी रेटिंग होगी, ठीक है, इस डीसी शंट जनरेटर की, ये आपकी होगी 2 to 5%। ठीक है, 2 to 5% ऑफ रेटेड अल्टरनेटर। ठीक है, जितनी भी रेटिंग का आपका अल्टरनेटर है, ठीक है, उसका 2 से 5% आपका ये होना चाहिए डीसी शंट जनरेटर। एंड क्यों यूज़ करते हैं डीसी शंट जनरेटर को, बिकॉज इसमें जो टर्मिनल वोल्टेज मिलता है हमें, आउटपुट वोल्टेज, वो ऑलमोस्ट हमें कांस्टेंट मिलता है। ठीक है ना। और अगर आपको कोई पूछे कि अल्टरनेटर और जनरेटर में डिफरेंस क्या है, ठीक है, बेसिक डिफरेंस, तो ये आपका होता है, देखो अल्टरनेटर में आप जो मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हो, ठीक है, वो आपकी होती है रोटेटिंग। ठीक है, यानी कि आपकी देखो जो एक्साइटेशन है, ठीक है, आपका जैसे ये रोटर होता है। ठीक है, सिंपल साइलेंट पोल ले लो, तो ये आपका जैसे रोटर है। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, वाइंडिंग करोगे। ठीक है, और इसको आप डीसी सप्लाई दोगे, देन इस रोटर को क्या करोगे, रोटेट कराओगे। ठीक है, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो। यानी अल्टरनेटर में आपकी क्या होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यूज होती है, बट जनरेटर में आपकी स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड होती है। यानी जनरेटर में आपने देखा भी होगा कि अगर आपका ये नॉर्थ पोल है तो ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है आपकी, फिक्स है, स्टेशनरी है, यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं हो रहा मैग्नेटिक फील्ड का। बट अल्टरनेटर में आपका मैग्नेटिक फील्ड का रोटेशन होता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, आपको पता रहना चाहिए। ठीक है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल डीसी शंट जनरेटर। फॉर अ स्पेसिफिक ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ अ डीसी जनरेटर द शॉर्ट सर्किट करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन इट इज। यानी शॉर्ट सर्किट करंट आपके किसके लिए मैक्सिमम होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो सेपरेटली के लिए तो होगा नहीं, बिकॉज इसका फील्ड सर्किट पूरा कंप्लीटली सेपरेट रहता है। ठीक है, शंट के लिए होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये ऑलरेडी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 164 में डिटेल में आपको ये चीज़ समझा चुका। ठीक है, उस टाइम जो शंट में आपका जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है, हमने देखा भी था, ये आपका आया था सिंपल रेजिडुअल फ्लक्स EAR। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका जो आर्मेचर रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो ये वैल्यू बहुत कम थी, शंट में हमने देखी थी। और जो डिफरेंशियल है, ठीक है, डिफरेंशियल भी नहीं होगा, बिकॉज शंट और डिफरेंशियल की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, डिटेल के लिए आप सिंपल क्वेश्चन नंबर 164 देख सकते हो। क्लियर है, तो आपका आंसर ही हो जाएगा क्यूमुलेटिवली कंपाउंड। द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ डीसी जनरेटर एट फुल लोड बिंग जीरो इम्प्लाइज दैट द जनरेटेड इज। अब देखो क्या बोला है, जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन है ना किसी डीसी जनरेटर का, फुल लोड पर क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब क्या है, वो कौन सा जनरेटर होगा कि आपका वोल्टेज रेगुलेशन जिसमें जीरो होता है। ठीक है, तो देखो सिंपल जब वोल्टेज रेगुलेशन की बात करते हो, यानी जो फॉर्मूले की बात करते हो, ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ऑलरेडी मैंने आपको लिखवाया था। देखो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय आपका फुल लोड वोल्टेज। एंड देखो जो आपका लेवल कंपाउंड होता है, ठीक है, लेवल, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लैट कंपाउंड। अब देखो इसमें क्या रहता है कि कैरेक्टरिस्टिक से समझना। ठीक है, तो देखो सिंपल हम क्या करते हैं, जो VT होता है और जो हमारा लोड करंट होता है उसके बीच में देखो कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं लेवल कंपाउंड के लिए। ठीक है, तो ये हमारा VT हो गया, ये हमारा लोड करंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका नो लोड को रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज यहाँ पे आपका IL जीरो होगा ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा नो लोड है, नो लोड पे हमारा कुछ ना कुछ वोल्टेज है, मान लेते हैं ये कोई वोल्टेज है। ठीक है, ये हमारा हो गया नो लोड वोल्टेज। ठीक है, अब देखो लेवल कंपाउंड में क्या हो रहता है कि आप कितना भी लोड बढ़ा दो, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लोड को बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और कोई ना कोई एक पर्टिकुलर लोड करंट होगा, ठीक है, जो मेरा फुल लोड करंट होगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ IFL, यानी फुल लोड करंट। ठीक है, और इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा वो मेरा क्या होगा, फुल लोड वोल्टेज होगा। ठीक है, देखो लेवल कंपाउंड में क्या रहता है, आपका वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहता है, लोड आप चाहे कितना भी बढ़ाओ। देखो लोड हमारा कितना भी बढ़ रहा है, ठीक है, नीचे लोड बढ़ रहा है, बट वोल्टेज हमारा कॉन्स्टेंट है ना अभी भी। तो देखो जो हमारा फुल लोड है, फुल लोड यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है ये हमारा क्या है, फुल लोड वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज आपका देखो लेवल कंपाउंड में चेंज नहीं होता, यानी नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज आपके सेम रहते हैं। ठीक है, तो नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज आपका सेम रहेगा लेवल कंपाउंड में। अगर ये दोनों ही आपके सेम है तो आप सिंपल ऊपर देख सकते हो कि फॉर्मूले में जब पुट करेंगे
जो वोल्टेज रेगुलेशन आएगा ये हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया भी था कि ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेवल कंपाउंड में आपका वोल्टेज रेगुलेशन आपका क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है चीज़ ये? और ये करता कैसे, यानी इस ये जो नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज इनको इक्वल कैसे मेंटेन करता है, ये आपका करता है सीरीज वाइंडिंग की मदद से, यानी जो सीरीज फील्ड होती है ना आपकी, उसकी मदद से। ठीक है, सीरीज फील्ड का देखो सिंपल क्या क्या करती है, देखो ये करती कैसे, सीरीज फील्ड पहले देखो क्या करेगी, जो आपका आर्मेचर रिएक्शन है, क्या आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट होगा ना, उसको पहले कंपनसेट करेगी। ठीक है, देन उसके बाद ये क्या करेगा, जो आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से जो ड्रॉप होगा उसको कंपनसेट करेगी। ठीक है, देन आपका जो ब्रश पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा VBD, ठीक है, इसको ये कंपनसेट करेगी, तीनों को कंपनसेट करेगी। देन आपका नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज को ये इक्वल करेगी सीरीज फील्ड। ठीक है, बिकॉज कंपाउंड है तो शंट भी होगी और सीरीज दोनों फील्ड होने वाली है उसमें। क्लियर है चीज़? तो आपका सिंपल आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, क्यूमुलेटिवली कंपाउंड। बिकॉज आपके देखो क्यूमुलेटिव कंपाउंड में आपके देखो लेवल आता है, अंडर आता है और आपका ओवर कंपाउंड आता है। ठीक है, द डैश जनरेटर हैज़ द पूरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन, यानी सबसे खराब या फिर सबसे वर्स्ट वोल्टेज रेगुलेशन आपका किसका होता है, ये पूछा है। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बता दिया। अब देखो सिंपल क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक जो होती है आपकी, ठीक है, एक्सटर्नल, वो चेक करते हैं। अब देखो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक आपकी किसके बीच में ड्रॉ होती है, आपकी टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, इस कैरेक्टरिस्टिक में ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या होगा हमारा, नो लोड। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमारा IL क्या है, 0, तो IL 0 यानी नो लोड। नो लोड पे जो वोल्टेज होता है इसको हम बोलते हैं नो लोड वोल्टेज, यानी यहाँ पे ये वोल्टेज हमारा क्या है, नो लोड वोल्टेज VNL। और ये हमारा क्या है, फुल लोड है। ठीक है, यहाँ पे यानी फुल लोड करंट है हमारा, और इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा ये हमारा होगा फुल लोड वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखते हो, देखो ओवर कंपाउंड में फुल लोड वोल्टेज ज़्यादा होता है नो लोड वोल्टेज से। तो ऑब्वियस बात सिंपल, अगर फॉर्मूला चेक करते हो वोल्टेज रेगुलेशन में रखते हो तो हमें नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। ठीक है, तो ओवर कंपाउंड के लिए नेगेटिव मिलता है। फ्लैट कंपाउंड में देखो ये हमारा फुल लोड वोल्टेज, तो साफ देख सकते हो नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज बराबर है, बराबर होंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन हमें 0 मिलेगा। ठीक है, एंड आप अंडर कंपाउंड में देखते हो तो फुल लोड वोल्टेज हमारा कम है, ठीक है, और नो लोड वोल्टेज हमारा ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन। और जब डिफरेंशियल कंपाउंड में देखते हो तो इसमें देखो जैसे आप लोड को इंक्रीज़ करते हो, आपका जो VT है, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज या फिर नो लोड वोल्टेज, ये बहुत आपका रैपिडली डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका सबसे वर्स्ट वोल्टेज रेगुलेशन होता है, ठीक है ना, बाकी सबके कंपेयर में। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि आपका डिफरेंशियल कंपाउंड का सबसे पूर वोल्टेज रेगुलेशन होगा। ठीक है, क्यों, बिकॉज आपका देखो डिफरेंशियल कंपाउंड में जब आपका लोड बढ़ता है तो आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज या फिर नो लोड वोल्टेज, वो बहुत रैपिडली आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको DC शंट जनरेटर के लिए आपको बताया था ना, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको ड्रॉ कराई थी क्वेश्चन नंबर 164 में। ठीक है, उसके जैसे द वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस द जनरेटर रीड्स सेम एट नो लोड एंड एट फुल लोड, द जनरेटर इज अ टाइप ऑफ, यानी देखो आपका एक जनरेटर है, उसके अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर मान लो कोई कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, वो वोल्ट मीटर क्या करता है, जो वोल्टेज नो लोड पे रीड करता है वही वोल्टेज वो सेम फुल लोड पे रीड करता है। यानी कि सिंपल कहने का मतलब है कि जो हमारा नो लोड वोल्टेज है, ठीक है, वो का वो वोल्टेज हमारा क्या है, फुल लोड वोल्टेज है। तो ये बोल रहा है कि वोल्ट मीटर हमारा दोनों वोल्टेज सेम रीड कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों आपका सब बेसिकली सेम कब होते हैं या फिर इक्वल कब होते हैं, जब आपका जनरेटर लेवल कंपाउंड हो या फिर फ्लैट कंपाउंड हो। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। और DC शंट जनरेटर when driven without connecting field winding shows an open circuit terminal voltage of 12 volt. When field winding is connected and excited, the terminal voltage drops to 0 because, अब देखो सिंपल पहले बोला है DC शंट जनरेटर, तो पहले शंट जनरेटर को आप बनाओ। अब देखो ये हमारा शंट जनरेटर है, ठीक है, DC शंट जनरेटर। स्टार्टिंग में इसने बोला फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट नहीं है इसलिए मैं कनेक्ट नहीं कर रहा। बाकी देखो ये जो इसने ओपन सर्किट वोल्टेज बोला ये वाला, ठीक है, तो लिख लेते ओपन सर्किट वोल्टेज यानी VOC, कितना बोला इसने, 12 वोल्ट बोला है। अब देखो सिंस ये आपके ओपन सर्किट वोल्टेज है, तो यानी कि क्या हुआ इसका मतलब कि कहीं पे भी आपका करंट फ्लो नहीं हो रहा, यानी ये करंट फ्लो नहीं हो रहा ना, ठीक है, 0 एम्पियर। तो देखो ये अगर 0 एम्पियर है तो यानी इस आर्मेचर से कोई करंट नहीं आ रहा, ठीक है, 0 एम्पियर। तो ओपन सर्किट है तो कोई करंट फ्लो होने का नहीं, RA के क्रॉस कोई ड्रॉप हो गया नहीं। अगर कोई ड्रॉप ही नहीं हुआ तो इस केस में जो हमारा आर्मेचर वोल्टेज है, ठीक है, EA, ये किसके इक्वल होगा, जो भी मेरा ओपन सर्किट वोल्टेज होगा। ठीक है, तो ये मेरा है 12 वोल्ट। और ज़रा बताइए देखो फील्ड वाइंडिंग हमारी कनेक्ट है नहीं, फिर भी हमें 12 वोल्ट मिल रहा है, तो ये किसकी वजह से मिलता है, ये हमें मिलता है रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से। यानी आपके पहले से मशीन में कुछ फ्लक्स रहता है, जिसको हम बोलते हैं रेजिडुअल फ्लक्स। ठीक है, उस रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से एक EMF इंड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं रेजिडुअल EMF। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये जो 12 वोल्ट हमें मिल रहा है ये किसकी वजह से मिल रहा है, रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से मिल रहा है। ठीक है, और ये 12 वोल्ट ही हमारा क्या कराता है, वोल्टेज बिल्डअप कराता है जब हम फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं। ठीक है,
अब देखो इसने क्या बोला कि जैसे हमने फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट किया, हमारा क्या हो रहा है कि वोल्टेज, ये जो 12 वोल्ट है ना, ये बोला है ये 12 वोल्ट हमारा सीधा जीरो हो गया। ठीक है, तो देखो 12 वोल्ट जीरो कैसे हो सकता है? अगर आप इन दोनों वाइंडिंग को देखो, यहाँ से इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इस वाले टर्मिनल को मैं यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तब मेरा जीरो हो सकता है। देखो कैसे जीरो होगा, करंट मेरा देखो कुछ ऐसे फ्लो होगा, ठीक है, और ये करंट किस वजह से फ्लो हो रहा है? इस रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, यानी ये करंट फिर कुछ ऐसे ये फ्लो होगा, ठीक है। तो ये जो फील्ड वाइंडिंग है मेरी शंट फील्ड, इसमें करंट देखो ऐसे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे ये प्लस बन गया मेरा, ये माइनस बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं फ्लक्स की डायरेक्शन लिखता हूँ, तो पहले मैं लिखता हूँ रेजिडुअल फ्लक्स की। देखो रेजिडुअल फ्लक्स की मेरी डायरेक्शन हो गई प्लस और माइनस, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है ना आर्मेचर वोल्टेज की, ये मेरे रेजिडुअल फ्लक्स की डायरेक्शन है, ठीक है। और जब मैंने देखा फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन, तो फील्ड फ्लक्स में मेरा बन रहा है माइनस और प्लस, ठीक है। तो देखो आपके रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ है? फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अब इस फील्ड फ्लक्स की वजह से आर्मेचर वोल्टेज डेवलप होना चाहिए था, उससे हमारा और फ्लक्स प्रोड्यूस होता, उससे हमारा और फिर आर्मेचर वोल्टेज, ठीक है। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता जाता, इसी को हम वोल्टेज बिल्डअप बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो फील्ड फ्लक्स है ये बेसिकली आपके रेजिडुअल फ्लक्स का अपोज कर रहा है, ठीक है। यानी रेजिडुअल फ्लक्स को काम करने ही नहीं दे रहा है ये, ठीक है। तो ये फील्ड फ्लक्स आपका क्या कर रहा है? रेजिडुअल फ्लक्स का अपोज कर रहा है। तो अगर अपोज करेगा ना ऐसे, यानी पहले देखो 12 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा था, किसकी वजह से? रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से हो रहा था। बट अब फील्ड फ्लक्स जैसे ही प्रोड्यूस हुआ, फील्ड फ्लक्स रेजिडुअल फ्लक्स का अपोज करने लग गया, तो अब पहले ये जो 12 वोल्ट हो रहा था ना, अब ये भी आपका प्रोड्यूस नहीं होगा। तो सिंपल हम क्या बोलेंगे कि वी सीधा आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में ऐसे टाइप में, ठीक है, जब अपोज अपोज करता है ना ये फील्ड फ्लक्स आपका, तब इस केस में हमारा वोल्टेज बिल्डअप पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस जो होते हैं, ठीक है, ये वाले, ये मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट समझा चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मेरे को एक्जैक्टली तो अभी याद नहीं, ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपको ये चीज़ें समझा चुका हूँ मैं, ठीक है। अब देखो पहला देखो इसमें ऑप्शन देखो, इसमें क्या बोले, देखो फील्ड रेजिस्टेंस इज हायर देन क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। तो देखो हमें पता है कि शंट जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप के लिए कंडीशन होती है कि फील्ड रेजिस्टेंस हमारा लेस देन होना चाहिए क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस में, तभी हमारा वोल्टेज बिल्डअप होता है, ठीक है। बट इसने बोला है कि हमारा रेजिस्टेंस क्या है? क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है। तो हमें पता है कि ये जब कंडीशन होगी तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं होता, ठीक है, वोल्टेज बिल्डअप नहीं होता। बट देखो इस केस में रहता क्या, ये तो समझो चीज़ों, देखो देखो ये आपका रहता है कर्व कुछ ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसने बोला है कि आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, जो फील्ड रेजिस्टेंस है वो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे ये रहेगा, कट करेगा, तो सिंपल कितना वोल्टेज बिल्डअप करेगा? जितना हमारा रेजिडुअल फ्लक्स है उतना ही वोल्टेज हमें आउटपुट में देगा। बट इसने क्या बोला, सीधा आउटपुट वोल्टेज हमारा हो गया जीरो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है, बिकॉज पहले ऑप्शन में ऐसा नहीं बोल सकते कि जीरो वोल्ट मिलेगा। जब भी आपका फील्ड रेजिस्टेंस है ना, क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तब हाँ मानते हैं कि वोल्टेज बिल्डअप नहीं होता, बट वोल्टेज कभी जीरो भी नहीं होता, वो सिंपल रेजिडुअल फ्लक्स जितना होता है उतना ही आपका बिल्डअप करता है, ठीक है, जीरो को भी बिल्ड नहीं करता। दूसरा देखो, देर इज नो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन द फील्ड सर्किट, ये भी गलत हो जाएगा, बिकॉज देखो अगर आपका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ही नहीं होती तो आपका 12 वोल्ट कहाँ से प्रोड्यूस होता? आपका 12 वोल्ट वो इसी वजह से प्रोड्यूस हुआ है बिकॉज रेजिडुअल मैग्नेटिज्म आपकी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फील्ड वाइंडिंग हैज़ गॉट रॉन्गली कनेक्टेड, ठीक है, तो ये एकदम सही है। आपने जो अपनी फील्ड वाइंडिंग है ना वो सही से कनेक्ट नहीं की, ठीक है, वो कुछ इस तरह कनेक्ट कर दी कि वो आपके रेजिडुअल फ्लक्स का अपोजिशन करने लग गया। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं फील्ड वाइंडिंग को हमने क्या किया है, क्रॉस कनेक्शन किया है, जिस वजह से फील्ड फ्लक्स क्या कर रहा है, आर्मेचर फ्लक्स का अपोज कर, रेजिडुअल फ्लक्स का अपोज कर रहा है, ठीक है, जिस वजह से टर्मिनल वोल्टेज सीधा ड्रॉप्स टू जीरो हो सकता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। डीसी शंट जनरेटर when driven at its rated speed is found to be not generating any voltage, which of the following would account for this? यानी आपका कोई डीसी शंट जनरेटर है, उसमें कोई भी आपका वोल्टेज इंड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, इनमें से ये बताइए। तो पहला कारण तो आपका यही है कि अगर कोई भी आपका रेजिडुअल फ्लक्स नहीं है आपके मशीन में, तो कोई भी आपका वोल्टेज इंड्यूस नहीं होने वाला, ठीक है। तो पहला इसने जो बोला है कि देयर इज नो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, एकदम सही है, ठीक है, अगर रेजिडुअल फ्लक्स नहीं होगा तो आपका वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखो, द कनेक्शन ऑफ द फील्ड वाइंडिंग इज नॉट प्रॉपर विथ रेस्पेक्ट टू द आर्मेचर टर्मिनल, तो ये भी सही है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन था अभी देखा हमने, ठीक है, जैसे आपने फील्ड वाइंडिंग को अगर गलत तरीके से अगर कनेक्ट कर दिया तो फील्ड फ्लक्स आपका रेजिडुअल फ्लक्स का अपोज कर रहा था, उस वजह से वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो रहा था। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वोल्टेज हमारा कोई जनरेट नहीं हो रहा, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड सर्किट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस, तो ये भी सही है, बिकॉज हमें पता है कि वोल्टेज बिल्डअप के लिए जो कंडीशंस होती है, ठीक है, हम क्या कंडीशन पढ़ते हैं कि फील्ड रेजिस्टेंस शुड बी लेस देन क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। बट ये क्या बोल रहा है कि आपका रेजिस्टेंस हो फील्ड का वो ज़्यादा हो जाए, किससे? क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा तो आपका वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा, बिकॉज ये आपकी क्या है, वोल्टेज बिल्डअप की कंडीशन है कि आपका कम होना चाहिए फील्ड रेजिस्टेंस क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है। और दूसरी एक और कंडीशन आप पढ़ते हो
जो स्पीड है वो आपकी होनी चाहिए ग्रेटर देन क्रिटिकल स्पीड, ठीक है। और अगर एक और कंडीशन देखते हैं, बिकॉज देखो ये तो हम नो लोड पे निकाल देते हैं, अगर आपका लोड कनेक्टेड हो तो उस टाइम एक और कंडीशन आपकी बनती है कि जो आपका लोड रेजिस्टेंस है ये वाली ज़्यादा होनी चाहिए आर्मेचर के क्रिटिकल रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो देखो फोर्थ इसमें क्या है, द लोड रेजिस्टेंस इज लेस देन द क्रिटिकल आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस वजह से इसमें भी हो सकता है, ठीक है, अगर आपका लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है क्रिटिकल आर्मेचर रेजिस्टेंस है तब भी आपका कोई वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज लोड रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होना चाहिए आर्मेचर के क्रिटिकल रेजिस्टेंस से, ठीक है। फोर्थ भी आपका करेक्ट होगा, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों करेक्ट है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ अ डीसी शंट जनरेटर कैन बी रिगेन बाय, अब देखो यहाँ पे कितने बार तो आपका ये रेजिडुअल टर्म आ गया, ठीक है, बार बार रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं समझाता हूँ आपको। देखो कोई आप क्या करना है, एक आयरन नेल लेना, ठीक है, आयरन नेल कुछ ऐसी होती है, देखो आपकी कुछ ऐसी आपकी कोई आयरन नेल होगी, ठीक है। फिर क्या करना है, एक सिंपल कोई भी कॉपर का वायर लेना, ठीक है, कॉपर का वायर इसके ऊपर ऐसे लपेट लेना, ठीक है, मतलब वाउंड करना है ऐसे, ठीक है, वाउंड करना। उसके बाद क्या करना, एक कोई भी एक सिंपल बैटरी ले लेना, ठीक है, एक 9 वोल्ट की कोई बैटरी ले लेना, छोटी सी बैटरी जो आती है 9 वोल्ट की यहाँ पे लगाना, ठीक है, दोनों टर्मिनल कनेक्ट करना। अब क्या होगा, जो आपकी ये जो आयरन नेल है ना, ठीक है, ये जो आयरन नेल है ये आपकी क्या होगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी। मैग्नेटाइज का मतलब क्या हो गया, ये चुंबक बन जाएगी ये, ठीक है, यानी ये आयरन पीस जो होंगे पास में उनको ये अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। क्यों अट्रैक्ट करिए, बिकॉज आपका इस बैटरी की वजह से करंट फ्लो होगा, ठीक है, इन वायर्स में, और करंट फ्लो होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड इस आयरन पीस को, ठीक है, मैग्नेटाइज कर देगी, क्लियर है, उस वजह से ये चुंबक बन जाएगा। अब देखो अगर आप इस बैटरी को हटा भी देते हो, ठीक है, बैटरी को हटा भी दोगे ना, फिर भी इस आयरन नेल में थोड़ी बहुत आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी अभी भी, यानी पूरी की पूरी आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली नहीं जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो जब 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड थी तब मान लेते 10 वेबर फ्लक्स इसमें था, ठीक है। अब जैसे आप बैटरी हटाते हो तो ऐसा नहीं कि वो फ्लक्स सीधा 0 वेबर हो जाएगा, मान लेते कोई 1 वेबर रह गया इसके अंदर, ठीक है, तो वो 1 वेबर जो फ्लक्स हुआ वो आपका क्या हो गया, रेजिडुअल फ्लक्स हो गया, और जो मैग्नेटिज्म हुई वही क्या होगी, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो डीसी शंट जनरेटर में क्या हुआ हमारा कि वो जो मैग्नेटिज्म है वो किसी कारण से चली गई, ठीक है। कैसे, अगर मटेरियल को आप हीट कर देते हो तभी उसकी मैग्नेटिज्म आपकी चली जाती है, ठीक है। तो किसी भी कारण से आपकी मैग्नेटिज्म चली गई तो इसको वापस कैसे अचीव कर सकते हो, सिंपल आपकी जो मैग्नेटिक जो शंट फील्ड है ना इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। और ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, यानी शंट फील्ड को बैटरी से कनेक्ट करना, इसको प्रोसेस है ये पूरा एक, इसको हम बोलते हैं फ्लैशिंग ऑफ फील्ड। तो सिंपल क्या हो जाएगा, क्रिएशन ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बाय अ डीसी सोर्स, ठीक है। डीसी सीरीज जनरेटर इज एम्प्लॉयड, यानी आपका डीसी सीरीज जनरेटर कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो देखो डीसी सीरीज जनरेटर को हम बूस्टर यूज़ करते हैं, ठीक है, एज ए बूस्टर, क्लियर है। तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो और जो आपका बैटरी चार्जिंग होता है इसके लिए हम यूज़ करते हैं डीसी शंट जनरेटर, और आपका जो ट्रैक्शन लोड होता है, ठीक है, यानी जो ट्रेन वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं डीसी सीरीज मोटर, क्लियर है चीज़िए। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। द टाइप ऑफ डीसी जनरेटर यूज़ फॉर आर्क वेल्डिंग पर्पजेज, यानी आपके आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा डीसी जनरेटर हम यूज़ करते हैं ये पूछा है, ठीक है। तो आर्क वेल्डिंग के लिए हमें देखो एक तो करंट हाई चाहिए होता है और वोल्टेज कम चाहिए होता है, ठीक है। तो ये हमें मिलता है डिफरेंशियल कंपाउंड में, क्लियर है। और बाकी देखो आपके जितनी भी एप्लीकेशंस है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आपके मशीन्स है, उनकी जो एप्लीकेशंस आपको पूछी जाती है एग्जाम में, तो उसके लिए देखो मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है, ठीक है, वो आप सर्च करना एप्लीकेशन ऑफ मोटर्स, ठीक है, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर हैज एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम एंड नेग्लिजिबल आर्मेचर इंडक्टेंस एट रेटेड फील्ड करंट एंड रेटेड रोटर स्पीड, इट्स ओपन सर्किट वोल्टेज इज 200 वोल्ट। तो पहले देखो एक आपको सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर दिया है, पहले इसको बना दो फटाफट। तो ये आपका कोई सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, ठीक है। इसमें फील्ड करंट हमारा रेटेड फील्ड करंट है स्टार्टिंग में फिलहाल, ठीक है, फर्स्ट केस है फील्ड करंट रेटेड है, तो स्पीड है, ठीक है, जिस स्पीड से इसका रोटर हो रहा है वो एन स्पीड, ठीक है, रेटेड स्पीड, और ये 1 ओम। तो इसमें बोला जो ओपन सर्किट वोल्टेज है VOC, ठीक है, इस टाइम आपका जनरेट हो रहा है या फिर इंड्यूस हो रहा है 200 वोल्ट। अब देखो जो आर्मेचर में जो वोल्टेज है उसको लिख लेते हैं EA, ठीक है। अब सिंस ओपन सर्किट है तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं, यानी कि 0 एम्पियर, अगर कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो कोई ड्रॉप भी नहीं होगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो यहाँ से सिंपल देख के पता चल रहा है कि इस केस में हमारा जो आर्मेचर वोल्टेज है ओपन सर्किट वोल्टेज के इक्वल है, जो कि हमारा है 200 वोल्ट, और ये हमें दे रखा है रेटेड फील्ड करंट, तो इसको लिख लेते हैं, ये हमारा IF हमारा रेटेड फील्ड करंट है, ठीक है। एंड आपका जो रेटेड स्पीड है N, इस पर दे रखा है ये सारा डेटा, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया कि जो फील्ड करंट था, पहले रेटेड फील्ड करंट था IF, इसने इसको कर दिया आधा, यानी इसने इसको कर दिया IF/2, ठीक है। एंड इसने क्या किया, जो आपकी स्पीड थी पहले रेटेड स्पीड पे रोटेट हो रहा था, अब क्या हुआ, रेटेड स्पीड पे रोटेट नहीं हो रहा, अब सिंपली ये इसकी आधी स्पीड पर रोटेट हो रहा है, नहीं N/2,
फिलहाल स्टार्टिंग में इतना बोला है, ठीक है। इस डेटा के अकॉर्डिंग पहले चीज़ें फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखो, हमेशा आपका जो फील्ड करंट होता है इसका रिलेशन किससे रहता है, फ्लक्स से। यानी फील्ड करंट में चेंज करते हो तो फ्लक्स में चेंज होता है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझे, देखो स्टार्टिंग में अगर हमारा फ्लक्स 5 1 था, ठीक है, स्टार्टिंग में अगर हमारा फ्लक्स 5 1 था तो बाद में वो फ्लक्स क्या हो गया, ठीक है, 5 2 लिख लेते इसको, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारी, सिंपल आधी हो गई, बिकॉज हमने फील्ड करंट को आधा कर दिया, ठीक है, 5 1/2, ठीक है। और जो हमारी स्पीड थी, पहले मान लेते हैं n1 स्पीड थी, अब इसने बोला स्पीड को हमने आधा कर दिया, तो इसको लिख लेते स्पीड n2, ठीक है, और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट आधी हो जाएगी, बिकॉज इसने आधी की है, ठीक है। तो हमें पता है, ठीक है, कि बिकॉज आपका जो स्पीड, ठीक है, स्पीड और फ्लक्स का जो रिलेशन रहता है ईएमएफ के साथ, ठीक है, आर्मेचर में जो वोल्टेज इंड्यूस होता है क्या होता है, एन पाई, ठीक है, ये रिलेशन रहता है। इस पे बेस हम न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल, अगर मैं सिंपल ई ए डैश, ठीक है, सेकंड केस के लिए निकालता हूँ, बिकॉज ये हमारा देखो फर्स्ट केस हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया सेकंड केस। तो सेकंड केस के लिए देखो मैं निकालता हूँ, तो ई ए डैश लिख लेता हूँ, ठीक है, फर्स्ट केस के लिए मैं ई ए लिख लेता हूँ। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपल देखो n2 pi2 डिवाइडेड बाय सिंपल n1 ∅1, ठीक है। यहाँ पे सारी वैल्यू रखो सिंपली, ठीक है। यहाँ से आपको ई ए डैश आपको यहाँ से मिल जाएगा सिंपल ई ए डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ई ए मेरा कितना है, स्टार्टिंग में हमने देखा कि 200 वोल्ट है, तो 200/4 यानी कि 50 वोल्ट हमें आर्मेचर वोल्टेज मिला सेकंड केस में। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये करने की जरूरत तो नहीं थी वैसे भी, बिकॉज हमें रिलेशन पता है आर्मेचर वोल्टेज आपका स्पीड और फ्लक्स दोनों के डायरेक्ट रिलेशन में। अगर स्पीड भी आधी कर रहे हो, फ्लक्स भी आधी कर रहे हो, ठीक है, दोनों ही आधे आधे कर रहे हो, तो सिंपल 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4 तुम्हारा आर्मेचर वोल्टेज क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, इतना आपको करने की जरूरत नहीं थी। अब देखो हमें आर्मेचर वोल्टेज मिल गया, ठीक है। तो एक बार देखो मैं आर्मेचर को बनाता हूँ, देखो ये मेरा आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, ठीक है, 0.1 ओम का, 0.1 ओम का। और हमने देखा कि आर्मेचर अभी वोल्टेज कितना इंड्यूस कर रहा है, 50 वोल्ट। तो सिंपल आर्मेचर वोल्टेज इंड्यूस कर रहा है, यानी कि 50 वोल्ट जनरेट कर रहा है, एक तरह से 50 वोल्ट का सोर्स ही तो हो गया वो, तो 50 वोल्ट ही हो गए, ठीक है। ये हमारा पूरा आर्मेचर के टर्मिनल हो गए। फिर इसने क्या बोला, देखो इसके बाद देखो एन अनचार्ज 1000 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज सडनली कनेक्टेड अक्रॉस आर्मेचर टर्मिनल। यानी ये जो आपके आर्मेचर के जो टर्मिनल्स हैं इनके अक्रॉस हमने क्या किया, एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और कैपेसिटर भी आपका अनचार्ज कैपेसिटर, यानी चार्ज नहीं था पहले, ठीक है ना। तो बेसिकली इसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं है ना इनिशियली, बिकॉज अनचार्ज है। इसकी जो वैल्यू क्या दी है, 1000 माइक्रोफेरेड। अब बोला है ये कैपेसिटर कितनी देर में 25 वोल्ट चार्ज हो जाएगा, यानी इसको कितना टाइम लगेगा 25 वोल्ट तक इसको चार्ज होने में, ये पूछा है क्वेश्चन में। अभी देखो सिंपल इस लूप में आप अगर केवीएल लगाते हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो 50 वोल्ट है ये कैपेसिटर इससे चार्ज होगा ना, इस सोर्स से, ठीक है। और मैक्सिमम कितना चार्ज होगा, 50 वोल्ट चार्ज होगा, उससे ज़्यादा तो चार्ज होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ पता चली कि कैपेसिटर की जो हमारी फाइनल वैल्यू है वो कितनी है, 50 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सिंपल ऐसे लिखता भी हूँ, देखो VC0, ठीक है। जीरो का मतलब क्या होता है कि इनिशियल कंडीशन, यानी आप तक कैपेसिटी यहाँ पे लगाया नहीं ना, उससे पहले की बात कर रहा है, ठीक है। तो पहले ये क्या था, अनचार्ज था, कुछ भी चार्ज नहीं था, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो VC0 तो हमारा जीरो हो गया, ठीक है। ये अनचार्ज की बात होती है। देखो NVC इनफाइनेट, इनफाइनेट का मतलब होता है T इक्वल टू इनफाइनेट, मतलब स्टडी स्टेट की बात कर रहा है। तो स्टडी स्टेट में ये कितना होगा, मैक्सिमम चार्ज 50 वोल्ट चार्ज होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये आपका हो गया 50 वोल्ट। तो ये दोनों वैल्यू मिल गई। अब इसने बोला देखो अगर आप सिंपल कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हो, देखो ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपकी ड्रॉ होती है, ठीक है। वोल्टेज आपका कुछ ऐसे आपका ये इंक्रीज होता है, ठीक है, और मैक्सिमम ये आपकी होगी 50 वोल्ट, ठीक है। अब इसने बोल दिया कि 25 वोल्ट, यानी कि 25 यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। आपका जो कैपेसिटर है वो जब 25 वोल्ट चार्ज हो जाए, यानी ये जो टाइम है, ठीक है, ये टाइम ज़रा मेरे को बताइए कि कितनी देर में मेरा 25 वोल्ट चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये टाइम मेरे को बताना है यहाँ पे क्वेश्चन में। अब देखो सर्किट मेरा है फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, ठीक है। बेसिकली नेटवर्क में पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली नंबर ऑफ नॉन सेपरेबल स्टोरिंग एलिमेंट, यानी जो स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर, जो जो नॉन सेपरेबल है, ठीक है, उनको काउंट कर लो, वो आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल एक कैपेसिटर है, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क है, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क वो भी कैपेसिटी वाला, ठीक है। उसके लिए जो इक्वेशन आप लिखते हो VCT इक्वल्स टू, ये आपकी होती है देखो VC इनफाइनेट, ठीक है, प्लस आपका ब्रैकेट VC0 माइनस VC इनफाइनेट। इनफाइनेट का मतलब ये स्टडी स्टेट वैल्यू होती है, ठीक है, e⁻ माइनस T/RC, ठीक है। तो यहाँ से देखो VC0 पता है, VC इनफाइनेट पता है,
तो पहले हम RC निकाल लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर पहले RC निकालते हैं, फिर सारी वैल्यू पुट ही करनी रहेगी, ठीक है हमारे। तो RC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो रेजिस्टेंस है 0.1 ओम इंटू कैपेसिटेंस है मेरा 1000 माइक्रोफेरेड। 1000 ये मेरे को मिल गया यहाँ से 100 माइक्रो सेकेंड, ठीक है, बिकॉज सेकेंड यूनिट हो जाएगी ना। और यहाँ से अगर मैं 1/RC निकालता हूँ तो 1/RC, तो ये हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा ऊपर 10⁶। तो यहाँ से ये मेरे को मिल जाएगा 10⁴ यहाँ तक, ठीक है आपका। अब देखो सिंपल सारी वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। देयरफॉर अब इसने देखो ये स्टार्टिंग में बोला है कि 25 वोल्ट चार्ज हो, तो यानी कि VCT कितना होना चाहिए मेरा 25 वोल्ट। तो ये मेरा 25 वोल्ट हो गया, इक्वल्स टू VC इन्फाइनेट मेरा 50 वोल्ट प्लस ब्रैकेट ये आपका 0 माइनस ये आपका 50 ब्रैकेट e⁻ माइनस 10⁴t यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 50 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरा सिंपल आ जाएगा ये 1/2, ठीक है, बिकॉज यहाँ से 50 कॉमन लिया, इसके नीचे भेज दिया 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे ये आ जाएगा 1 माइनस e⁻ माइनस 10⁴t यहाँ तक, ठीक है। सिंपल इसको सॉल्व करो, ठीक है, लॉग लेके। अच्छा आपको जो टाइम आएगा, ठीक है, टाइम आपका आ जाएगा 69.3 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है, सिंपल। देखो गेट में पूछा गया था, गेट में कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो आप लॉग यूज़ कर सकते हो कैलकुलेटर से, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एसेंशियल कंडीशन फॉर सेटिस्फैक्टरी पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 DC जनरेटर इज दैट दे शुड हैव सेम। तो देखो 3 आपकी कंडीशन होती है, तीनों आप लिख लीजिए, ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन के लिए। तो देखो पहला आपका होता है सेम वोल्टेज रेटिंग, सेकंड आपका आता है देखो सेम परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। थर्ड आपकी आती है सेम परसेंटेज स्पीड रेगुलेशन ऑफ द प्राइम मूवर, ठीक है, बिकॉज आपके जो दो जनरेटर होंगे, ठीक है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, दोनों आपके किससे चल रहे होंगे, उनका रोटर बेसिकली प्राइम मूवर से कपल्ड होगा, ठीक है। तो उसका जो परसेंटेज स्पीड रेगुलेशन होगा वो दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आपका सिंपल क्या आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। व्हेन 2 DC सीरीज जनरेटर आर ऑपरेटिंग इन पैरेलल एंड इक्वलाइजर बार इज यूज्ड, यानी आप कोई भी 2 सीरीज जनरेटर को लगाते हो, ठीक है, DC सीरीज जनरेटर को पैरेलल में, तो आप एक इक्वलाइजर बार यूज़ करते हो। वो क्यों यूज़ करते हो ये पूछा है, ठीक है। तो सिंपल कोई भी देखो 2 सीरीज जनरेटर लेते हैं, ठीक है, DC। अब देखो ये मैंने ले लिया, ठीक है, कंपाउंड लिया है मैंने, इसमें शंट और सीरीज दोनों आ गई, ठीक है। यानी कि ये तो हमारी ये आपकी शंट वाइंडिंग RF फील्ड वाइंडिंग, ये आपकी सीरीज वाइंडिंग है, ठीक है, RSC। ये हमारा जनरेटर G1 लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते G2, ठीक है। ये फिलहाल जो भी EMF इंड्यूस कर रहा है इसको मैं लिख लेता हूँ E1, और ये जो भी इंड्यूस कर रहा है इसको लिख लेता हूँ E2, ठीक है। और यहाँ से ये जो करंट डिलीवर कर रहा है आपका G1 को लिख लेता है I1, और जो आपका G2 जो करंट डिलीवर कर रहा है ये आपका I2, ठीक है। ये हमारा लोड है, और लोड में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे IL, यहाँ तक, ठीक है। अब देखो जो लोड है हमारा, ठीक है, IL, ये क्या होगा, सिंपल I1 + I2। अब देखो जब आपका ये S1 स्विच और S2 स्विच, ठीक है, जब आप इनको क्लोज करोगे, ठीक है, दोनों को आपने क्लोज कर दिया, तो इस टाइम क्या होता है, आपका पूरा जो सिस्टम है ना वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है, सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है पॉजिटिव वोल्टेज फीडबैक की वजह से, ठीक है। अब ये क्या होता है इसको हम आगे समझेंगे। अब देखो स्टेप बाय स्टेप समझना, ठीक है। अब देखो मान लो किसी भी कारण से, ठीक है, कोई भी कारण से आपका क्या हुआ, जो आपका EMF E1 था, ठीक है, जो E1 जनरेट हो रहा था वो बढ़ गया, ठीक है, किसी भी रीज़न से आपका E1 बढ़ गया। तो अगर आपका अब जो G1 जनरेटर है, ठीक है, ये आपका E1 जनरेट कर रहा है और E1 आपका बढ़ गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, अब ये ज़्यादा करंट डिलीवर करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, सिंपल लिख सकते हैं E1 के बढ़ने की वजह से इट कॉज, ठीक है, इट कॉज I1 टू इंक्रीज, यानी I1 बढ़ेगा, ठीक है। अब लोड हमारा देखो I1 और I2 से बढ़ा है, ठीक है। तो अगर I1 अगर आपका बढ़ रहा है, ठीक है, तो I2 कम होगा, ठीक है, बिकॉज देखो लोड तो एक तरह से एक लोड एक बार आपने लगा दिया, लोड तो फिक्स हो गया, ठीक है, लोड चेंज हो नहीं रहा। लोड को अगर करंट फिक्स लेना है तो I1 अगर बढ़ता है तो I2 को कम होना पड़ेगा। तो E1 के बढ़ने से क्या होगा, I1 तो बढ़ जाएगा एंड I2 आपका डिक्रीज हो जाएगा, I2 आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका I1 बढ़ रहा है, ठीक है, I1 बढ़ रहा है, तो I1 का बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो सीरीज वाइंडिंग है RSC, ठीक है, इसके थ्रू करंट बढ़ रहा है। तो यहाँ से सिंपल बोल सकते हो कि सीरीज एक्साइटेशन आपकी बढ़ रही है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेता हूँ, मेरा सीरीज करंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो सीरीज करंट बढ़ रहा है यानी सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है, और सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा तो E1 मेरा और बढ़ेगा, ठीक है। पहले मेरा ऑलरेडी देखो किसी कारण से मेरा बढ़ गया, ठीक है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। अब क्या हो गया, इसके बढ़ने की वजह से ये और बढ़ गया थोड़ा, ठीक है। एंड आपका जो I2 है, फिलहाल I2 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो I2 अगर कम होगा तो सिंपल मैं बोल सकता हूँ ISE, ठीक है। तो मेरा सीरीज है करंट किसमें, G2 के थ्रू, ठीक है ना, ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज दोनों सेम ही करंट है।
तो ये अगर डिक्रीज़ होगा तो मेरा ईएमएफ क्या होगा, अब कम इंड्यूस होगा ई टू में। यहाँ तक क्लियर है आपका? एंड यहीं पे आप सिंपल समझ समझ सकते हो। देखो ई1 आपका कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ई1 आपका बढ़ रहा है, तो अगेन आपका की वजह से आई1 बढ़ेगा, ठीक है, एंड आपका आई2 कम होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यूसली चलता जाएगा, ठीक है, ये कंटिन्यूसली चलेगा। तो इससे क्या होगा, ठीक है, एक टाइम आपका आएगा, ऐसा आएगा कि सारा लोड, ठीक है, ऑल लोड यानी पूरा का पूरा आपका लोड शिफ्ट हो जाएगा G2 से G1 पर, ठीक है, ऑल लोड शिफ्ट फ्रॉम G2 टू G1, ठीक है, यानी जो भी मेरा G2 जनरेटर था उसमें से पूरा लोड मेरा G1 पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो सिंपली क्यों, देखो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि आई2 मेरा ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, पूरा लोड करंट क्या हो जाएगा, आई1 ही देने लगेगा, आई1 इतना बढ़ जाएगा कि पूरा का पूरा लोड करंट सिर्फ आई1 ही देगा, आई2 मेरा जीरो हो जाएगा। तो उस केस में मेरा G2 तो कोई लोड शेयर ही नहीं कर रहा ना, ठीक है, तो G2 में से पूरा लोड मेरा G1 पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इस वजह से अब क्या हो सकता है, देखो सिंपल, आपका जो G2 है, ठीक है, इस केस में अब देखो G2 बिहेव एज अ मोटर, बिकॉज ये करंट कुछ भी नहीं ले रहा, ठीक है ना, बिकॉज देखो करंट जीरो हो गया, ठीक है, करंट मान लो जीरो हो गया, जीरो के बाद क्या आएगा, नेगेटिव में जाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो एज ए वो मोटर की तरह काम करने लग जाएगा G2, ठीक है। और इस केस में क्या हो जाएगा, देखो सारा का सारा लोड आपका अब कौन चला रहा है, G1 चला रहा है। तो एक तरह से क्या बोल सकते हो कि हैवी ओवरलोडिंग हो गई, हैवी ओवरलोडिंग, यानी ओवरलोडिंग हो जाएगा ना, ठीक है, G1 की जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा ये लोड पूरा शेयर करा, पूरा का पूरा लोड इसने खुद के ऊपर ही ले लिया, ठीक है। G2 तो कुछ कर नहीं रहा, तो पूरा का पूरा लोड आपका G1 पर आ गया, तो G1 आपका क्या हो गया, ओवरलोड हो गया, ठीक है। तो ये आपकी एक तरह की, इसकी वजह से पूरा ये पूरा सिस्टम जो है ना पैरेलल ऑपरेशन, ये अनस्टेबल हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, टू अवॉइड दिस लो रेजिस्टेंस इक्वलाइजर कनेक्शन इज मेड डायरेक्टली बिटवीन टू आर्मेचर बिफोर सीरीज फील्ड। बिकॉज देखो ये सारी आपके प्रॉब्लम हो क्यों रही थी, इस सीरीज वाइंडिंग के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा था वो चेंज हो रहा था, उसकी वजह से हो रहा था। अब अगर मैं ऐसा कर दूं कि यहाँ से एक सिंपल ये दो पॉइंट लिए मैंने, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट को एक सिंपल लो रेजिस्टेंस की कोई वायर ले लूँ, ठीक है, या फिर बार ले लूँ, इससे मैं इसको दोनों को शॉर्ट कर देता हूँ। अब क्या होगा, देखो जब भी G1 और G2 दोनों को डिफरेंट डिफरेंट ईएमएफ इंड्यूस करेंगे, ठीक है, तो करंट फ्लो होगा। अगर दोनों में डिफरेंट ईएमएफ होंगे तो करंट फ्लो होगा ना, तो वो करंट सिंपल इसी में घूमेगा, ठीक है, इन सीरीज वाइंडिंग तक पहुंचेगा ही नहीं। अगर सीरीज वाइंडिंग तक पहुंचेगा नहीं तो एक्साइटेशन चेंज होगी नहीं, एक्साइटेशन चेंज नहीं होगी तो कोई ओवरलोड होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो मैंने वायर लगाया ना, ये आपकी क्या है, इक्वलाइजर बार है, ठीक है। तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज दोनों आर्मेचर में जो ईएमएफ है उनको हमें क्या करना होता है, सेम करना होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सो दैट टू सिमिलर मशीन्स टेक अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लोड करंट, यानी ई ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिकॉज देखो अगर करंट दोनों डिफरेंट होंगे तो एक सीरीज वाइंडिंग ज़्यादा एक्साइट होगी, ठीक है, तो उस वजह से पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। एंड अभी कोई भी अगर चेंज आ जाए E1 और E2 में, थोड़ा सा भी अगर चेंज आ जाता है तो एक करंट फ्लो हो जाएगा, वो करंट सिंपल यहीं पे अच्छा फ्लो होगा, ठीक है, इस पूरे लूप में फ्लो होगा, सीरीज वाइंडिंग तक आपका नहीं पहुंचेगा, ठीक है। सिंपल हमारा लोड प्रॉपर्ली एकदम शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपका ये होता है, इक्वलाइजर बार हम इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका हो गया इक्वलाइजर रिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सिंपलेस्ट वे ऑफ शिफ्टिंग लोड फ्रॉम वन शंट जनरेटर टू द अदर ऑपरेटिंग इन पैरेलल इज बाय, यानी आपके देखो दो शंट जनरेटर है पैरेलल में, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो कि लोड को शिफ्ट करना चाहते हो एक शंट जनरेटर से दूसरे शंट जनरेटर में, तो ऐसा हम कैसे करेंगे ये पूछा है, ठीक है। देखो सिंपल कोई दो डीसी शंट जनरेटर लेता हूँ, ठीक है, ये आपके मेरे दो डीसी शंट जनरेटर पैरेलल में, ठीक है। ये मेरा हो गया G1, ये मेरा हो गया G2, ठीक है। ये मेरा हो गया देखो फील्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, इसमें रेगुलेटर है, फील्ड के रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम, ठीक है, यहाँ पे ये मेरा एक वोल्ट मीटर है V, ये मेरा है S2 स्विच, ये मेरा है S, ठीक है। तो लिख लेते हैं लोड करंट IL, ठीक है, और ये जो करंट डिलीवर कर रहा है ये मेरा कर रहा है I1, ठीक है, और ये मेरा है I2, ठीक है इतना। अब देखो फिलहाल क्या है, आपका जो लोड करंट है ना, ठीक है, लोड करंट ये पूरा आपका I1 यानी जो G1 जनरेटर है वही आपका पूरा कर रहा है, ठीक है, उसके थ्रू आपका सारा करंट आ रहा है। बिकॉज हमारे देखो I2 वाला जो G2 जनरेटर है वो तो अभी फिलहाल ओपन है, ठीक है, वो तो अभी हमने कनेक्ट भी नहीं किया, ठीक है। तो कैसे देखो लोड को शेयर करते हैं, इस चीज़ को समझो। देखो पहले हम क्या करेंगे, ये जो G2 जनरेटर है हमारा, ठीक है, इसका जो रोटर होगा वो रोटर हमारा किसी ना किसी प्राइम मूवर से कपल्ड होगा, ठीक है। तो उसको पहले क्या करेंगे, इसकी रेटेड स्पीड तक रोटेट करवाएंगे, यानी इस G2 को हम इसकी जो रेटेड स्पीड है वहाँ तक इसको रोटेट करवाएंगे प्राइम मूवर की मदद से, ठीक है। ये हमारा होगा पहला स्टेप, क्लियर है चीज़। अब जैसे ही आपने इसको रेटेड स्पीड तक रोटेट करा दिया
उसके बाद आप इस स्विच को क्लोज कर देना, ठीक है, S2 को आप क्लोज कर देना, ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब ये जो वोल्ट मीटर लगाया ना, ये आपको कन्फ्यूज हो रहा होगा कि वोल्ट मीटर मैंने क्यों लगाया। अब देखो, ये ऊपर वाला जो वायर दिख रहा है आपको, ये आपकी बस बार है, ठीक है। अब देखो बस बार में इस पॉइंट पे वोल्टेज कुछ और होगा, ठीक है, और ये जो G2 मेरा जो वोल्टेज जनरेट करेगा वो यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है। तो दोनों पॉइंट पे आपका वोल्टेज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि वोल्टेज यहाँ पे जब मैं ये स्विच को क्लोज करूँ ना, तो वोल्टेज दोनों पॉइंट पे आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है, या फिर नियर बाय जीरो होना चाहिए, ठीक है। जीरो नहीं हो तो भी चलेगा, ठीक है, बट एटलीस्ट जीरो के पास होना चाहिए, वरना यहाँ पे आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं अचीव, ठीक है। तो देखो पहला तो हम समझ गए कि वोल्ट मीटर हमारा काम करता है, जो बस बार है और जो हमारा आर्मेचर वोल्टेज G2 जनरेट करेगा उसके डिफरेंस को ये मेजर करेगा, ठीक है, वोल्ट मीटर। अब देखो हम सिंपल क्या करेंगे, जो G2 है, G2 की जो फील्ड है, ये RF फील्ड है ना, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसके रजिस्टेंस को चेंज करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो G2 हमारा जो भी EMF इंड्यूस कर रहा है, ठीक है, मान लो E2 EMF इंड्यूस कर रहा है, इसको एडजस्ट करेगा, ठीक है। कैसे एडजस्ट करेगा कि आपका ये जो वोल्ट मीटर है ना, ये नियर बाय जीरो यानी एटलीस्ट जीरो के आसपास कोई वैल्यू रीड करे, ठीक है। इससे क्या होगा, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम किससे करेंगे, फील्ड रेजिस्टेंस की मदद से करेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो देख सकते हो आर्मेचर वोल्टेज ऑफ G2 इज एडजस्टेड बाय इट्स शंट फील्ड रेगुलेटर टिल द वोल्टेज अक्रॉस S2 इज नियर बाय जीरो, ठीक है। अब जैसे नियर बाय जीरो हो जाएगा, हम इस स्विच को क्लोज कर देंगे, ठीक है। जैसे नियर बाय जीरो हो गया, इस स्विच को आप क्लोज कर दो। अब देखो इस स्विच को हमने क्लोज कर दिया, अब इसके बाद आपका देखो क्या होगा, सिंपल पूरा कनेक्ट तो हो गया हमारा G2, ठीक है, G2 जनरेटर हमारा कनेक्ट तो हो चुका है। अब क्या करेंगे, तो अब देखो हम क्या करेंगे, जो आपका फील्ड रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, फील्ड रेजिस्टेंस किसका, आपके G2 जनरेटर का, ठीक है, इसका हम फील्ड रेजिस्टेंस कम करेंगे, ठीक है। अगर देखो फील्ड रेजिस्टेंस कम करता हूँ, मेरा जो I2 करंट होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना, यानी कि मेरा जो G2 जनरेटर है ये अब ज़्यादा करंट डिलीवर करेगा, ठीक है। क्यों ज़्यादा करेगा, बिकॉज देखो फील्ड रेजिस्टेंस को आपने कम किया तो फील्ड करंट बढ़ेगा, फील्ड करंट बढ़ेगा तो फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है, फ्लक्स बढ़ेगा तो EMF ज़्यादा इंड्यूस होगा आर्मेचर में, EMF ज़्यादा इंड्यूस होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो I2 मेरा बढ़ गया, एंड ठीक है, एंड आप क्या करोगे, जो आपका फील्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, G1 का होगा, G1 का, तो आप बढ़ाओगे, ठीक है, तो इसको बढ़ाओगे तो मेरा I1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब आपका G2 ज़्यादा लोड शेयर कर रहा है कंपेयर टू I1, यानी I1 आपका कम हो गया, I2 बढ़ गया, यानी आपने क्या किया, लोड को शेयर कर दिया ना दोनों जनरेटर के बीच में। क्लियर है चीज़। तो ऐसे आपकी ये शेयरिंग होती है। तो कैसे शेयरिंग हो रही है कि आप इस फील्ड रेगुलेटर की मदद से कर रहे हो, ठीक है, शंट फील्ड रेगुलेटर की मदद से कर रहे हो। सिंपल क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ फील्ड रियोस्टेट, यानी फील्ड रियोस्टेट को एडजस्ट करके आप लोड को शेयर करते हो, ठीक है। और ये शेयरिंग आपकी डिपेंड किस पे करेगी, ये आपकी करेगी एक्सटर्नल या फिर जिसको बोलते हैं लोड कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगी आपके डीसी शंट जनरेटर के। क्लियर है चीज़ ये। अ पेयर ऑफ सिमिलर डीसी शंट जनरेटर ऑपरेट इन पैरेलल एंड सप्लाई अ कॉमन लोड, इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्विच ऑफ मशीन नंबर 1 एंड अलाउ मशीन नंबर 2 टू सप्लाई द सर्किट लोड। द फॉलोइंग ऑपरेशन आर टू बी यूज टू अचीव दिस, ठीक है। तो कैसे ये चीज़ अचीव करेंगे ये पूछा है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट मैंने आपको समझाया ना, ठीक है, वही पूरा प्रोसेस है। तो देखो ये कैसे अचीव करोगे, सिंपल आप क्या करो, जो आपका फील्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है, फील्ड रेजिस्टेंस का मशीन 1 का, तो आप बढ़ा दो, ठीक है। तो अगर बढ़ाते हो तो आपका I1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और अब देखो जो मेरा IRF किसका, सेकंड मशीन का, ठीक है, इसको आप कर दो कम, इसको कम करोगे तो आपका I2 बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी लोड अब क्या हो रहा है, I2 यानी सेकंड वाली मशीन ज़्यादा लोड शेयर करिए कंपेयर टू फर्स्ट, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे पूरा आपका I2 पे लेके आना है, ठीक है। तो पहले देखो रिड्यूस द फील्ड करंट ऑफ मशीन नंबर 1, तो एकदम सही है, इसको पहले कम करेंगे, ठीक है। देन इंक्रीज द फील्ड करंट ऑफ मशीन 2, ठीक है, इसको इंक्रीज करेंगे तभी तो ये ज़्यादा लोड शेयर करेगा, ये भी सही है। उसके बाद क्या करेंगे, एंश्योर दैट मशीन नंबर 1 जस्ट फ्लोट, यानी मशीन जो फर्स्ट है ये आपकी फ्लोट है, ठीक है, ये आपकी कनेक्ट नहीं है बस बार से। उसके बाद क्या करेंगे, मशीन को डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 3 4 एंड 1, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी डिटेल में आपको लास्ट क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। टू डीसी शंट जनरेटर हैविंग इक्वल ओपन सर्किट EMF बट स्लाइट डिफरेंट लोड कैरेक्टरिस्टिक आर ऑपरेटिंग इन पैरेलल, देन अब देखो सिंपल मैंने अभी बताया कि ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक या फिर जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक उस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना, आपका जो पैरेलल ऑपरेशन होता है। तो देखो ये आपका हो गया टर्मिनल वोल्टेज VT, ठीक है, ये हमारा हो गया लोड करंट IL, ठीक है। तो ये आपकी देखो कुछ ऐसी आपकी ये जैसे बन गई, ठीक है, एक देन ये आपकी दूसरी मशीन, ठीक है। तो मान लो ये कोई A मशीन है, ये मेरी B मशीन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कोई ये वोल्टेज था, देखो सिंपल, देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ठीक है, और इस वाले में ये वाला जो पॉइंट है,
तो यहाँ पे देखो ये तो आपका होगा आई बी करंट, ठीक है। तो आपका देख सकते हो आई बी वाला कर्व है ये, ठीक है। यानी ये जो आपका करंट होगा ये आपका हो जाएगा आई ए करंट, ठीक है, आई ए करंट। और टोटल लोड करंट क्या हो जाएगा, आई ए प्लस आई बी, ठीक है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है ज़्यादा लोड आपका कौन सा शेयर कर रहा है, आई ए वाला, यानी जो ए वाली मशीन है ये ज़्यादा लोड शेयर कर रही है कंपेयर टू आपकी बी मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो ज़्यादा नीचे की तरफ है, ज़्यादा के नीचे की तरफ ज़्यादा उसकी ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, वो आपका लोड कम शेयर कर रहा है। देखो जो बी वाला है इसमें देखो इसकी ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक है ज़्यादा है, ठीक है, ये मोर ड्रॉपिंग है ना, यानी ज़्यादा नीचे की तरफ है, ठीक है, ज़्यादा झुका हुआ है। तो ये आपका देखो लोड कितना सा, ये इतना आपका आई बी शेयर कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर ज़्यादा ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक है, मोर ड्रॉपिंग, ठीक है, तो मोर ड्रॉपिंग का मतलब स्मॉल लोड शेयर, ठीक है, कम वो लोड शेयर करेगा, ठीक है। तो सिंपल क्या बोलेंगे, तो हम सिंपल क्या बोलेंगे, द मशीन विथ मोर ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक विल सप्लाई लेस लोड, यानी जिसमें ज़्यादा ड्रॉपिंग होगी वो कम लोड शेयर करेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इफ फील्ड ऑफ वन ऑफ द टू जनरेटर ऑपरेटिंग इन पैरेलल इज मेड वेरी वीक देन इट विल। तो देखो ये आपका जो मैंने कंपाउंड वाला आपको समझाया था सीरीज में, मैंने क्या बताया था कि आपकी देखो जो सीरीज वाइंडिंग है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, एक आपका जनरेटर तो आपका देखो पूरा का पूरा वही लोड शेयर करने लग गया था, ठीक है, और दूसरा आपका एक एज अ मोटर की तरह बिहेव करने लग गया था, ठीक है। तो अगर एक की फील्ड आप अगर बहुत वीक रख देते हो तो एक आपका सिंपल एज ए मोटर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो आपका सिंपल क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। डीसी जनरेटर आर कनेक्टेड और टू डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बस बार ओनली अंडर द फ्लोटिंग कंडीशन, दिस इज डन टू अवॉइड, ठीक है। तो आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है, स्विच या तो आपके देखो स्विच के कॉन्टैक्ट्स ना जल जाए, ठीक है, या फिर सडन एकदम से कोई लोडिंग नहीं हो जाए, बिकॉज देखो एकदम से आप मशीन को कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, एकदम से मशीन से कनेक्ट करोगे एकदम से लोड बढ़ जाएगा, ठीक है, उसमें मशीन के ऊपर एकदम से लोड आ जाएगा, तो प्राइम मूवर में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, फेलियर ऑफ प्राइम मूवर जो आप पढ़ते हो, क्लियर है। और मैकेनिकल जर्क टू द शाफ्ट, एकदम से मशीन में झटके नहीं लगते, ठीक है, झटके भी लग सकते हैं उसको, क्लियर। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, उसको फ्लोटिंग कंडीशन में डिस्कनेक्ट या फिर कनेक्ट करते हैं बस बार से। द मेन फैक्टर दैट लीड्स टू अनस्टेबल ऑपरेशन ऑफ फ्लैट और ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर इज, अब देखो फ्लैट बोलो, ठीक है, या फिर आप ओवर कंपाउंड बोलो, अब आपको भी पता है दोनों में क्या है, राइजिंग वी आई कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी देखो दोनों में ही आपके है तो दोनों कंपाउंड है, अब कंपाउंड भी है, दोनों में क्या होता है, लोड के साथ साथ आपका बेसिकली जो वोल्टेज होता है वो भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। यानी इन दोनों की क्या होती है, राइजिंग वी आई कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, इनकी वजह से आपका क्या होता है, ये अनस्टेबल हो जाते हैं इनका ऑपरेशन, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। इन द केस ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी कंपाउंड माउंट जनरेटर फॉर प्रॉपर डिवीजन ऑफ लोड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, इट इज एसेंशियल दैट दे शुड हैव द सेम परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इन पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू डीसी कंपाउंड जनरेटर प्रोवाइडेड विद इंटरपोल द इक्वलाइजर बार मस्ट बी कनेक्टेड टू, ठीक है। तो मैंने बता रखा है क्यों यूज़ करते हैं, तो ये कहाँ यूज़ करेंगे, जंक्शन ऑफ सीरीज एंड इंटरपोल, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। फॉर पैरेलल ऑपरेशन द शंट द डीसी जनरेटर नॉर्मली प्रिफर्ड आर, कौन से प्रेफर करते हैं हम पैरेलल ऑपरेशन के लिए, कौन से, शंट एंड अंडर कंपाउंड, ठीक है, बिकॉज दोनों की आपकी राइजिंग वी आई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, ठीक है। तो ई ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इक्वलाइजिंग बार इज नेसेसरी फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर, कौन से सीरीज और ओवर कंपाउंड दोनों होंगे, क्यों, बिकॉज दोनों में आपकी राइजिंग वी आई कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ई ऑप्शन करेक्ट आंसर। इन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर हाउ डज द आर्मेचर इंड्यूस ईएमएफ अपीयर एज, कैसी तरह किस तरह अपीयर करता है, एज अ बैक ईएमएफ की तरह, ठीक है। तो ये आपका होगा नेगेटिव फीडबैक।